Hello everyone, I am your Hindi teacher and today we will start one new chapter which is of class 7th and 8th class. Book name is अमोली हिंदी व्याकरण। आज मैं जिस अध्याय का आपको अध्ययन करवाने जा रही हूँ वो अध्याय हम 7वीं कक्षा और 8वीं कक्षा दोनों के लिए पढ़ सकते हैं। हाँ जी, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट देयर हाफ ईयरली सिलेबस। वर्ड फॉर्मेशन। उपसर्ग। यह चित्र देखकर आयुष ने लिखा, यह एक सुंदर उपवन है। यहाँ आगंतुकों की भीड़ लगी रहती है। खेलते हुए अनेक बच्चों ने इसे सजीव बना दिया है। यहाँ प्रतिदिन अत्यधिक संख्या में लोग आते हैं। यहाँ का वातावरण अत्यंत सुखकारी निस्संदेह है। यहाँ आना प्रत्येक मनुष्य के लिए लाभकारी है। अब जो शब्द रंगीन दिए हुए हैं उनमें किसका प्रयोग किया गया? उपसर्ग का। उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो मूल शब्दों के आगे जुड़कर नए शब्द बनाते हैं। जो मूल शब्द था, मूल शब्द क्या था? वन। उसमें उपसर्ग क्या जुड़ गया? उप, बन गया उपवन। अर्थ सहित मूल शब्द उपसर्ग है, जैसे अनु। अब इसका जो मूल शब्द है वो है मान। अगर अनु हम लगाएंगे तो मान इसका मूल शब्द है तो बन जाएगा अनुमान। अब हिंदी उपसर्ग के प्रकार। हिंदी में 5 प्रकार के उपसर्ग है। संस्कृत के उपसर्ग हैं, हिंदी के उपसर्ग हैं, अरबी फारसी के उपसर्ग हैं। उपसर्ग की तरह प्रयोग किए जाने वाले संस्कृत के अव्यय और अंग्रेजी के उपसर्ग है। संस्कृत के उपसर्ग। उपसर्ग जो है अ, अब इसका जो मूल शब्द है भाव। अब इसमें जो शब्द लगाएंगे उपसर्ग तो क्या बन जाएगा? अभाव। अभाव मीन्स किसी चीज़ की कमी। उसी तरह उपसर्ग है प के पैर में रे, पदेन की मात्रा। अधिक, जैसे चार इसका मूल शब्द है प्रचार। प्रचार किसी चीज़ का प्रचार करना। प्रयोग, योग इसका मूल शब्द है, प्र इसका उपसर्ग है तो ये बन गया प्रयोग। प्रगति, प्रकोष्ठ। हिंदी के उपसर्ग है अध। अब अध मीन्स आधा। अगर मूल शब्द है खिला, अध खिला मतलब आधा खिला हुआ फूल। अगर हम खिला हुआ कहेंगे खिला तो इसका मतलब पूरी तरह खिल गया। अध आ गया तो अध खिला हो गया, वो अध खिला फूल हो गया। जिसे अध मरा, आधा मरा हुआ इंसान। मरा हुआ पूरी तरह मर चुका है, अगर हम उसमें उपसर्ग लगा देते हैं अध तो बन जाता है अध मरा, मतलब अध मरा, अभी तक पूरी तरह नहीं मरा। अध पका, आधा पका हुआ या आधी पकी हुई चीज़। अरबी और फारसी, यहाँ पर उपसर्ग है बे और इसका अर्थ होता है बिना। अगर इसका मूल शब्द है चैन, चैन से सोना। बेचैन अगर हम इसका उपसर्ग लगाते हैं तो बेचैन मतलब तड़पते रहना, बेचैन हो जाना, व्याकुल हो जाना किसी चीज़ के लिए। इसी तरह अंग्रेजी के उपसर्ग है सब और इसका जो शब्द है नीचे। अब इसके साथ जो हम इसका मूल शब्द है वो है इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर के आगे अगर हम सब लगा देंगे तो सब इंस्पेक्टर बन जाएगा। अगर सब डिवीज़न के आगे सब लगा देंगे तो सब डिवीज़न बन जाएगा। अब दूसरे जो इसका पार्ट है वो है प्रत्यय। प्रत्यय क्या होता है? जैसे हमने उपसर्ग किए हैं, प्रत्यय होता है जो मूल शब्द के पीछे जुड़कर उसके अर्थ में जो परिवर्तन ला देता है वो प्रत्यय कहलाता है। प्रत्यय के प्रकार हैं कृत प्रत्यय और तदित प्रत्यय। कृत प्रत्यय, ये प्रत्यय क्रिया की धातु में जुड़कर संज्ञा तथा विशेषण शब्दों का निर्माण करते हैं। इनसे बने शब्द कृदंत भी कहलाते हैं। उदाहरण लड़ाई, पढ़ाई, घबराहट, लिखावट आदि। अब यहाँ पर प्रत्यय है जो आई। अब आई, अब इसका जो मूल शब्द होगा वो होगा लड़, पढ़, जोत, लिख। अब इसके साथ हमने क्या लगाया? प्रत्यय लगाया आई, तो पढ़ का बन गया पढ़ाई, लिख लिखाई, जोत जुताई और लिख लड़ लड़ाई। आवा, आवा का अगर मूल शब्द देखें तो छल है, छल प्लस आवा छलावा। इसका जो हम प्रत्यय लगाएंगे बन जाएगा ये छलावा। ये था तदित प्रत्यय, कृत प्रत्यय। अब है तदित प्रत्यय। तदित प्रत्यय तथा उनसे बने शब्द रूप ये नीचे देखे जा सकते हैं, जैसे इक, इतिहास, दिन, मास। अब इसमें जो प्रत्यय है वो इक लगाएंगे तो ये बन जाएगा ऐतिहासिक, दैनिक, मासिक। बड़ी ई, गरम, गर्मी। बड़ी ई लगाकर हमने इसका प्रत्यय लगाकर क्या शब्द को चेंज कर दिया। गरम मतलब किसी चीज़ का गर्म होना और गर्मी मतलब गर्मी पड़ना। खेत, खेत हो गया किसी किसान का खेत और खेती उस पर करने वाला। नरम, नरम हो गया सॉफ्ट। नरमी, नरमी स्वभाव में दिखाना। ये होते हैं तदित प्रत्यय। इसका थर्ड पार्ट है जी समास। शब्द निर्माण की एक प्रक्रिया समास है। इनमें से भी हमारी भाषा
समृद्ध होती है। दो या दो से अधिक शब्दों को आपस में मिलाकर एक स्वतंत्र शब्द की रचना कर देना समास कहलाता है। समास दो शब्दों के मेल से बनता है और संधि दो वर्णों के मेल से बनती है। अब दो शब्दों के मेल से बना समास, उसमें दोनों शब्द जो बनेंगे, जैसे नील प्लस कंठ, नील भी है और कंठ, इन दोनों के सार्थक शब्द है, ये बन गया नीलकंठ। नीला है जो कंठ अर्थात शिव जी, ये हो गया समास। यह भी देखिए कि पहले वाक्य में उसका अर्थ समझाकर पूरा लिखा गया है। यह अर्थ समझा देना उसका विग्रह होता है। समास होता है जैसे हमने लिखा नीलकंठ, उसको समास समस्त पद बनाना, समास विग्रह करना। नीलकंठ को अगर हम अलग लिखते हैं, नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव जी, तो ये हो गया समास विग्रह है। अब यहाँ पर समास के कुल 6 भेद दिए हुए हैं। द्वंद्व समास है, तत्पुरुष समास है, अव्ययी भाव है, बहुव्रीहि समास है, कर्मधारय है, द्विगु समास है। अब द्वंद्व समास, जिन शब्दों में हाइफन का प्रयोग किया जाता है, यानी कि योजक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, वो द्वंद्व समास कहलाते हैं। जैसे माता, पिता, अपना, पराया। अब जब इसका समास विग्रह करेंगे तो ये माता और पिता हो जाएगा, अपना और पराया हो जाएगा। यहाँ पर जितने भी योजक शब्दों में जो इसको समास में परिवर्तित करना है, तो वहाँ पर हम और का प्रयोग लगाते हैं। तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास में कारक की विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है, जिसमें कारक की विभक्तियाँ कर्ता ने कर्म को करण से अधिकरण में संबंध का के लिए, ठीक है। अब इसके जो आगे भेद हैं वो हैं करण तत्पुरुष, इसमें इसका जो कारक चिन्ह होता है वो है से। संप्रदान में कारक चिन्ह होता है के लिए। अपादान समास में कारक चिन्ह होता है से, अलग होना किसी चीज़ का, ठीक है। संबंध में का, के, की का प्रयोग किया जाता है। अधिकरण तत्पुरुष में या पर कारक चिन्ह का लोप किया जाता है। थर्ड पार्ट है जी अव्ययी समास। अव्ययी, जब सामासिक पद अव्यय का कार्य करते हैं तब उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जिसमें हम उपसर्ग का प्रयोग करते हैं वहाँ पर हम अव्ययी भाव का समास लेते हैं। जैसे यथाशक्ति, अब यथा क्या है, यथा उपसर्ग है, यथाशक्ति शक्ति के अनुसार, यथा समय समय के अनुसार। आमरण, मरण मतलब मरना, आमरण मतलब मरने तक, जीवन भर, ठीक है। असमुद्र, समुद्र तक, आजीवन, जीवन भर। यहाँ पर हमने उपसर्ग का प्रयोग कर दिया, ये हो गया अव्ययी भाव। बहुव्रीहि समास, जब समासिक पद अपने पद से भिन्न किसी अन्य पद का बोध कराए, जब किसी सेकंड पर्सन की विशेषता दी जाती है, जैसे नीला है कंठ जिसका, यह कर्मधारय समास। अगर हम लिखें कि नीला है कंठ जिसका अर्थात शिवजी, अर्थात आ गया और शिवजी भी आ गए, तो ये बन गया बहुव्रीहि समास, जिसमें उनकी विशेषता दी जाती है। जैसे चार है भुजाएं जिसकी, अगर यहाँ लिखा जाए चार है भुजाएं जिसकी, तो ये कर्मधारय है। लेकिन अगर साथ में उन्होंने लिखा कि चार है भुजाएं जिसकी अर्थात विष्णु, तो ये बन गया बहुव्रीहि समास। लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश, लंबोदर जिसे हम कहते हैं। कर्मधारय समास, कर्मधारय समास में भी उत्तर पद प्रधान होता है, अतः इसे तत्पुरुष का उपभेद कहते हैं। इसमें पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य होता है। पहला पद विशेषण और दूसरा उसका विशेष्य हो गया। यहाँ पहला पद उपमान और दूसरा पद उपमेय होता है। जैसे नील कमल, नीला है जो कमल, यहाँ पर विशेषता बताएगी ना कमल की, कमल नीला है। नीलकंठ, नीला है जो कंठ। महात्मा, महान है जो आत्मा। द्विगु समास, इस समास में पहला पद जो होता है वो संख्यावाची होता है। यह समूहवाची भी होता है, अतः विग्रह करते समय समाहार पद का प्रयोग किया जाता है। जैसे पंचतंत्र, पंचवटी, नवरत्न, त्रिलोक। अब पंचतंत्र, 5 तंत्रों का समाहार या 5 तंत्रों का समूह। पंचवटी, 5 वृक्षों का समाहार। जहाँ पर गिनती दी होती है, संख्या दी होती है, वहाँ पर हम किसका प्रयोग करते हैं, वहाँ पर द्विगु समास का प्रयोग किया जाता है। धन्यवाद।